हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, तो उसके हमारे जो पहले 10 जो लेसन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर की बात करेंगे। तो जैसा इसका अगर हम टाइटल देखें चैप्टर का, तो क्या नेम है? नए साम्राज्य और राज्य। यानी कि अब तक जो हमने बात की थी वो हम सिर्फ पहले किस प्रकार का शासन था, पहले किस प्रकार के राजा थे, कैसी उनकी व्यवस्था चला करती थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। और जो अब हम बात करेंगे वो एक नए साम्राज्य के बारे में, यानी कि जो पहले के वंश जैसे कि अशोक शासक थे, अशोक का साम्राज्य था, तो उनका अंत हो गया। उसके बाद में सतवाहन आए, इस तरह से अलग अलग शासन आए। लेकिन वो पहले वाले जब थे, जब उनका अंत हो गया था, पतन हो गया था, उसके बाद में कौन से नए शासन हमें भारत पर देखने को मिलते हैं कि भारत पर किसने शासन किया। तो उन नए साम्राज्यों के बारे में और उन्होंने कहाँ कहाँ पर राज्य किया था, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में ही इसमें डिस्कशन, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या बताया है, क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? जो कोई भी राजा था, उसकी प्रशंसा के अंदर किसी चीज़ को लिखा जाता था, और ये उनके राजा के जो राज दरबार के अंदर रहने वाले जो लोग होते थे, उन्हीं के द्वारा इसे लिखा जाता था। तो उन्हें क्या कहा गया है? प्रशस्तियाँ कहा गया है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। यानी इसके अंदर तो यही है। अब यहाँ से देखो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के अंदर। समुद्रगुप्त के बारे के अंदर हमें एक अभिलेख के माध्यम से पता चलता है, और ये अभिलेख उनका दरबारी कवि है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा के अंदर लिखा था उन्होंने? तो संस्कृत भाषा के अंदर उन्होंने इस अभिलेख को लिखा था। और कौन से संस्कृत भाषा के अंदर उन्होंने इस अभिलेख को लिखा था? कितने साल पहले की बात है? 1700 साल पहले की बात है। ये इलाहाबाद के अंदर जो अशोक स्तंभ था, वहां पर यह हमें अभिलेख मिला है, उसकी खुदाई के दौरान पता चला है। एक ये ध्यान रखना, प्रशस्ति क्या होती है? तो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के अंदर प्रशंसा करना, या उस व्यक्ति की प्रशंसा के अंदर कोई चीज लिखना, तो उसे क्या नाम दिया गया? प्रशस्ति का नाम दिया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया? प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन काफी था, जैसे कि हमने क्या है पीछे वाले चैप्टर में भी देखा है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बता रखा है इसके अंदर कि समुद्रगुप्त कैसे था, उसने कैसे शासन किया, कौन कौन सी उपलब्धियां थी, कैसे ही उसने मतलब जनता कैसी थी उनके प्रति, तो उस चीज के बारे में बताया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर उसकी प्रशंसा की। बात किसकी कर रहा है? तो समुद्रगुप्त की बात कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया, यानी इतनी ज्यादा प्रशंसा की, तो उसे किसके इक्वल रख दिया? तो भगवान के बराबर उसका वर्णन किया। किसका वर्णन किया? समुद्रगुप्त का। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए जाते थे, यहाँ वैसे ही वाक्य का अंश दिया गया है। यानी कि एक जब प्रशस्ति लिखा करते थे ना, तो उस प्रशस्ति के अंदर क्या होता था? काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर क्या है, काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर वो प्रशस्ति लिखी जाती थी। अब इसके अंदर देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता है इसके अंदर योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में बता रखा है, किस प्रकार का योद्धा था, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों की, लोहे की गदा, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। किसके शरीर की बात की गई है? समुद्रगुप्त के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध लड़े थे, उसके बारे में। यहाँ तक हमने देखा, ये समुद्रगुप्त वाला टॉपिक, इसमें कुछ खास नहीं देखने को मिला, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से सीटेट के अंदर हर बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो आप अंडरलाइन करके ही पढ़ना, ध्यान से देखना इसको। यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। इसके अंदर जो हरिसेन है, जिसने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, तो उसने 4 प्रकार के क्या है, राजाओं का वर्णन किया। कैसे राजा थे? पहला जो राजा था, उसने हरे रंग का वर्णन किया। अगर मैं आपको इसमें मैप दिखाऊं, तो मैप के अंदर क्या दिखाया गया है? अगर मैं मैप दिखाऊं, तो मैप जैसे ये है, इस मैप के बारे में इसमें बात की गई है। आपको ये मैप थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हैं।
अब आपको ध्यान से सही तरह से मतलब पूरा मैप देखना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक हरे रंग का पॉइंट है ये वाला, जिसके अंदर जिनके ऊपर समुद्रगुप्त ने हमला किया, हमला करने के बाद उन राज्यों को जीता, ये वो राज्य हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे ये लाल बिंदु वाले राज्य हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद में ये बैंगनी रंग के राज्य है। अगर हम बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगनी रंग के अंदर कुछ आंतरिक राजा थे और कुछ बाहरी जो बॉर्डर वाले राजा थे वो भी इनका सहयोग कर रहे थे। और फोर्थ जो है ये ब्लू कलर का है। इस ब्लू कलर के अंदर वो राजा शामिल हैं जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह समुद्रगुप्त से करवाया, उनके वंश में किसी से करवाया और अपने जो रिश्ते थे उनको मतलब बढ़िया बनवाया। ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्थ राज्य है उसके अंदर इनके बारे में बात की गई है। तो इस मैप को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अच्छे ढंग से कवर कर लेना। मैप के थ्रू आपको ज्यादा मतलब समझ आ गया होगा कि किन चीजों के बारे में कैसे बात की गई है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें, इसमें देखो क्या बताया है। इसमें सबसे पहले जो बताया वो हरे रंग के बारे में बताया। हरे रंग के अंदर आर्यवर्त के 9 शासकों का वर्णन किया है जिनको समुद्रगुप्त ने क्या है हरा दिया था युद्ध के अंदर। उसके बाद में जो राजा आता है उसके बाद में कौन से पॉइंट आते हैं, तो लाल बिंदु आते हैं। लाल बिंदु के अंदर वो थे जिन्होंने क्या है समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। जो पॉइंट मैंने मैप में बताई है वही पॉइंट है इसमें। फिर आता है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के अंदर क्या है वो राज्य थे, जैसे इसमें असम है, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के अंदर भी कई ऐसे और छोटे छोटे क्षेत्र थे जिन्होंने मतलब क्या है उनको समुद्रगुप्त को सहयोग करने के लिए उनके साथ में मतलब मिलाप किया था। वो राज्य है बैंगनी रंग के अंदर। इसके बाद में आ जाता है नीले रंग। नीले रंग के अंदर वो शासक थे जैसे कुषाण वंश के शासक है, श्रीलंका के शासक थे जिन समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का जो विवाह था वो किससे करवा दिया था, समुद्रगुप्त से करवा दिया था। अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से करवाने का मीनिंग क्या है, ताकि उनके जो रिलेशन है वो इस बात का सबूत दे सकें कि उनके रिलेशन समुद्रगुप्त के साथ में काफी अच्छी हैं और आने वाले टाइम के अंदर समुद्रगुप्त उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण ना करे। इस कारण से था ये एग्जाम में पूछा गया, तो इसको मतलब ध्यान से इसको कवर कर लेना। कौन कौन से क्षेत्र कैसे बताइए, मैंने आपको मैप में भी बता दिया है कैसे टॉपिक है ये। इसके बाद इसके अंदर जो वर्णन किया गया वो वंशावलियों का वर्णन किया गया। वंशावली क्या होती है, यानी कि इनके माता कहाँ से है, इनके पिता कहाँ से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अगर कथन कारण के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो क्या बताया गया। अगर हम इनकी बात करें, इनकी माँ का नाम जो है ये कुमार देवी है जो कि लक्ष्मी गण की थी। इनके पिता चंद्रगुप्त जो कि क्या है गुप्त वंश के शासक थे जिनको किसकी उपाधि प्राप्त थी, महाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। और समुद्रगुप्त को भी बाद में कौन सी उपाधि से नवाजा गया था, महाधिराज की उपाधि से ही नवाजा गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, यानी कि जब हम समुद्रगुप्त के बाद के जो शासक आए थे जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रखा गया था, जब हम उनके बारे में देखते हैं तो भी हम समुद्रगुप्त के शासन के बारे में देख सकते हैं। और यानी कि उनके जो बेटा था उनके बेटे के शासन की अगर हम जानकारी लें तो उनके बेटे ने भी अपने पिता के शासन को ही आधार बनाकर शासन किया था। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो समुद्रगुप्त था उनके दरबार में कालिदास और जो आर्यभट्ट थे क्या वो उनके दरबार के अंदर शामिल थे, तो ये कथन सही है कि दोनों उनके दरबार में थे ये। इसके बारे में हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित्र। एक हर्षवर्धन के ऊपर क्या लिखी गई थी, पूरी बुक लिखी गई थी। इस पूरी बुक का नाम क्या बताया गया, इस पूरी बुक का नाम बताया गया हर्षचरित्र। इस बुक का नाम बताया गया, ठीक है। इस बुक का क्या नेम बताया गया, तो हर्षचरित्र इस बुक का नेम है। इसके अंदर देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई है, हर्षचरित्र लिखी गई है। और लिखी किसने थी, तो ये बाण भट्ट थे, उनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है।
ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन था जिन्होंने कब शासन किया था, मैक्सिमम क्या है 1400 साल पहले शासन किया था। उनका दरबारी कवि है कवि बाणभट्ट है, जिन्होंने संस्कृत के अंदर उनकी जीवनी लिखी थी जिसका नाम क्या है, हर्षचरित नाम है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने के तक का वर्णन किया गया है। उनका जन्म से लेकर राजा कैसे बने वहां तक का वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री स्पेन सगान जो है उनके बारे में भी हमने देखा, तो इन्होंने जो चीनी तीर्थयात्री था इसने भी क्या किया था, चीनी तीर्थयात्री जो था इसने भी क्या किया था, चीनी तीर्थयात्री जो था इसने भी काफी चीजें इनके बारे में क्या है, चीनी तीर्थयात्री जो है उसने भी क्या किया था, इनके बारे में काफी डिस्कशन किया था। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में अपनी यात्रा के अंदर जो चीनी तीर्थयात्री था इसने काफी वर्णन किया था या काफी बताया था। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करें कि हर्षवर्धन जो था वो राजा कैसे बना था, हर्षवर्धन जो था ये बड़ा बेटा नहीं था, और नियम ये था उस समय जो भी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था यानी कि बड़ा पुत्र होता था उसी को राजा के बाद नेक्स्ट राजा बनाया जाता था। लेकिन हर्षवर्धन जो थे अपने पिता के छोटे बेटे थे, दूसरे बेटे थे, छोटे बेटे थे। लेकिन क्या होता है जब हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु होगी उसके बाद में उसके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में राजा बनने का ऑप्शन किसको मिला था, हर्षवर्धन को मिला था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद में वो थानेसर के राजा बनते हैं। क्या हर्षवर्धन कभी थानेसर का राजा बना था? सबसे पहले ही वो थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। यानी कि जब मतलब जब वो राजा बना था ना हर्षवर्धन, तो ये माना जाता है कि वो राजा बनने के बाद में हर्षवर्धन ने कहा कि सबसे पहले तो वो अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेगा और उसके बाद में वो उनका बहनोई जो था जो कन्नौज के अंदर शासन किया करता था, अपने बहनोई की वो मृत्यु का बदला लेगा। और उसने अपनी बहन को भी सती होने से बचा लिया था हर्षवर्धन ने। तो कन्नौज भी इनडायरेक्ट में किसके कंट्रोल में आ गया था, हर्षवर्धन के ही कंट्रोल में आ गया था। इसके बाद में मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूरे पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। यानी कि मगध और बंगाल के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा अपना एक सफल राज्य स्थापित किया था। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन्हें चालुक्य, नरेश, पुलकेशवम द्वितीय, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट जो एग्जाम था उसमें आया था। चालुक्य, नरेश, पुलकेशवम द्वितीय जो था उन्हें रोक लिया था। यानी कि क्या जो चालुक्य, नरेश, पुलकेशवम द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को रोका था? तो बिल्कुल सही कथन है, हर्षवर्धन को रोका था इसने। ये हमारा हाफ चैप्टर हो चुका है। बाकी देखते हैं हम नए प्रकार की सेनाओं के बारे में, राज्य कैसे चलता था। ये टॉपिक एक और कर लेते हैं और उसके बाद में हम बाकी ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो टॉपिक करेंगे वो कल करेंगे ये टॉपिक करने के बाद में। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें जो बताया गया वो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशवम द्वितीय के बारे में बताया है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में स्थित था और पल्लवों का जो राज्य था वो कांचीपुरम और जो कावेरी नदी थी ना उस क्षेत्र को कवर करता है, पल्लव का राज्य था ये। जबकि चालुक्य की अगर हम बात करते हैं, चालुक्य ने कहां पर शासन किया था, चालुक्य ने पल्लव ने शासन किया था कावेरी नदी डेल्टा का क्षेत्र था। चालुक्य का जो शासन है ये कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां थी उनके मध्य का क्षेत्र है। चालुक्य की राजधानी क्या है, एहोल है। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे ये व्यापारी केंद्र था, बाद में धार्मिक केंद्र बन गया था। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का आक्रमण करते थे, मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाते थे। पुलकेशवम द्वितीय जो है ये प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति की एक प्रशस्ति लिखी थी इन्होंने, उससे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। पुलकेशवम द्वितीय को जो ये शासन मिला था ये अपने पिता से नहीं मिला था, बल्कि उनको उनके जो चाचा थे उनके चाचा से ही उनको ये शासन मिला था। नेक्स्ट क्या है, रवि कीर्ति के अनुसार में रवि कीर्ति क्या कहता है, उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री
जो तट थे इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। ये हमने पीछे भी देखा था ना, पुलकेशिवम द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को रोका था जब वो कनौज विजय के बाद में वो बंगाल को विजय कर चुके थे, मगध को विजय कर चुके थे। उसके बाद में उनको आगे बढ़ने से किसी ने रोका था? पुलकेशिवम द्वितीय ने रोका था। और जो हर्षवर्धन था उसने सबसे ज्यादा जो सफलता हासिल की थी वो किसके अंदर की थी? बंगाल और जो मगध का रीजन था, ठीक है, इस एरिया के अंदर उन्होंने ज्यादा सफलता हासिल की थी। इसके बाद में इन्होंने कहा हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद में अब हर्ष हर्ष नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन किसी से हारा नहीं था, अब वो पुलकेशिवम द्वितीय से हार गया था। तो हर्ष को लगा कि वो पहले वाला हर्षवर्धन नहीं रहा है। इसके बाद में पुलकेशिवम द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी कि चालुक्यों की विजय जो थी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी, क्योंकि बाद में चालुक्यों को भी काफी हार का सामना करना पड़ा था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो चुके थे। पल्लव और चालुक्यों को अंत राष्ट्रकूट और चोल वंश जो थे, पल्लव और जो चालुक्य थे वो लड़ते रहे आपस के अंदर। जो चालुक्य थे, पुलकेशिवम द्वितीय था, वो भी एक बार जीता, उसके बाद में हारना शुरू हो गया था। फिर उनकी जगह पे कौन सा शासक आता है? राष्ट्रकूट और जो चोल वंश आए, उन्होंने इन वंश को खत्म करके और अपना शासन वहां पर स्थापित कर लिया था। कौन आता है? राष्ट्रकूट और चोल वंश आते हैं। किसकी जगह पे आते हैं? पल्लव और चालुक्य की जगह पे आते हैं, ठीक है। ये हम कल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि जो राज्य है वहां पर राज्य होता था, उन राज्यों के अंदर प्रशासन कैसे चला करता था, तो इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी टॉपिक है पूरी क्लास के अंदर समझ नहीं आता है, उस टॉपिक को समझने के जो मेन पॉइंट है वो तो मैंने पहले अंडरलाइन करवा के फिर कवर करवाया है पूरे चैप्टर के अंदर। अगर फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस टॉपिक को अंडरलाइन करके या उसका नेम लिख के कैसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को दोबारा से मतलब उनको समझाने की, या हमारी इस क्लास में ही नेक्स्ट जब भी क्लास होगी हमारी कल, तो उस क्लास में इस टॉपिक को पहले समझा दिया जाएगा, उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो कोई भी टॉपिक हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तभी आपकी परेशानियों का पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। और ये भी कमेंट करें कि कितना समझ में आ रहा है, कि क्या और चेंज करने की जरूरत है, सही ढंग से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। ओके, थैंक यू।